Atreya Classes by Dr. Ankita. नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अत्रेया क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता राव। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर इज व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ एंड what is cell, what is its structural organization, different type of cell theories we will be learning, different types of cell in our human body, and what are the different types of cell like plant cells, animal cells, and what are the various differences between plant and animal cell. Then cell organelles, उनके functions, किस चीज के लिए वो सब जरूरी होते हैं, and in the end we will be learning सेल डिवीजन। सो एज यूजुअल आपके लिए एक स्लाइड ज्ञान का पैकेट जो मैं लेके आती हूँ, उसमें आपके लिए आज हम क्या लाए हैं। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। शुरुआत करने के लिए आपको बहुत महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको महान बनना है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। समझे? तो चलो इसी बात पे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 5, मतलब कि आपकी बायोलॉजी जो सेक्शन है 9th क्लास का, उसका फर्स्ट चैप्टर। जैसे हमने अभी केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें सब देखा मैटर किससे बनते हैं, नॉन लिविंग में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी हमने केमिस्ट्री का सेक्शन छोड़ दिया है, अब हम कुछ चैप्टर्स आपके बायो के सेक्शन के पढ़ेंगे, देन फिजिक्स के सेक्शन के पढ़ेंगे। तो जब आप लोग 9th और 10th में आपके साइंस में कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है कि केमिस्ट्री ये अलग है, बायो अलग है, ऐसे एक ही साइंस की बुक में सब कुछ आपको डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन जब आप 11th में सब्जेक्ट्स चूज करोगे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेगा, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा, तो उस वक्त आपके एक साइंस की बुक की जगह एक फिजिक्स की बुक अलग होगी, एक केमिस्ट्री की बुक अलग होगी और एक बायो की बुक अलग होगी, मैथ्स की बुक अलग होगी। फिर आपके सेक्शंस भी हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो सब लोग साथ में पढ़ रहे हो वो अलग अलग क्लासेस में हो जाओगे। तो उसमें से ये बायो जो आप पढ़ने वाले हो, जिसकी शुरुआत इस चैप्टर से होगी फर्स्ट। जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि सारे जो भी तुमने पेन पकड़ा है, नोटबुक पकड़ा है, सामने लैपटॉप पे देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, सब किससे बना हुआ है, ऑल मैटर्स मेड अप ऑफ एटम्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में वो बात थी। अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल बेसिक, हिंदी में बोले भौतिक, यूनिट इकाई, और लाइफ मतलब लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप लिविंग प्लांट्स देखते हो, लिविंग मैं जो बोल रही हूँ, आप जो सामने बैठे हो, घर में जो भी है, आपके पेट्स हैं, सब कुछ जो भी लिविंग है, उनके लिए एटम का काम कौन कर रहा है, ये सेल। सेल मिलकर के बना रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नॉन लिविंग के लिए हमने जैसे एटम्स पढ़े थे वैसा ही है। तो अभी हम केमिस्ट्री छोड़ के अब बायो पे फोकस करते हैं हमारे दिमाग को। कुछ लोगों को लगता है कि बायो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आता है, सब रटना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ध्यान देके पूरा आप मेरे साथ मेरे फ्लो में चलते रहोगे तो अच्छे से ये चैप्टर समझ जाओगे। ये चैप्टर समझ गए तो इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स वगैरह हैं। आगे चल के अगर तुमने बायो नहीं भी ली, छोड़ दी, आर्ट्स भी लेते हो तुम, मतलब इन केस सब तो साइंस नहीं लेने वाले हैं, किसी को आईएएस भी बनना होगा, तो भी आपके एग्जाम्स होंगे, उसमें साइंस का कुछ पोर्शन तो आता है, तो कुछ सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं, वो सब इस चैप्टर में से निकल के आएंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, वो सब, सुसाइड बैग ऑफ सेल, लाइसोसोम्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, इस बार ये वाले वीडियो में मैंने थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा अलग अप्रोच रखा है, क्रिस्प एक बनाया है कि किस तरह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं, ओके। और मैं पर्सनली माई सेल्फ आई वॉज पीसीबी स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दैट्स वाई आई डिड माई एमबीबीएस। उसके बाद आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेड इन ईएनटी। सो मुझे बायो से बहुत लगाव है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्टिंग में कैसे पढ़ने वाले हैं, अपनी एनसीईआरटी और अपना एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठो।
एनसीईआरटी में आप देखो, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है कि मतलब एक स्टोरी जैसा है कि पुराने टाइम पे एक राजा ने ऑर्डर दिया कुछ माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाने का। तो माइक्रोस्कोप्स जो बना रहे थे साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप्स में ही कॉर्क का ढक्कन होता है ना कुछ कुछ बॉटल्स के ऊपर, अभी बहुत फैंसी लगता है, उस टाइम पे शायद वो इतना फैंसी नहीं होता था, यूजुअली वही यूज होता था। तो उस कॉर्क के ढक्कन को ही ऐसा पील ऑफ करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या देखा, इस तरह के ही स्ट्रक्चर देखे थे। ये हालांकि अनियन पील का सेल है, तो इसमें ये सब जो भी दिख रहा है तुम्हें, ये लिविंग सेल है। ये ऐसे ब्लॉक्स में सेल्स दिख रहे हैं, बीच में ये एक छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा है, फिर से एक बड़ा ब्लॉक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे दिख रहा है। उन्होंने जो देखा था वो कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल में भी उनको ऐसा ही दिखा, हेक्सागोनल सेल्स दिखे, बीच में उनको न्यूक्लियस दिखा, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। सेल एक्चुअल में क्या है, एक लैटिन वर्ड है और उसका नाम है एक लिटिल रूम, तो ये लिटिल रूम जैसा ही उनको लगा, तो उन्होंने ये नाम दिया। तो उसके बाद अब ये तो हुए नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट, तो नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी किया इन्होंने। उसके बाद लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, एंटन वॉन ल्यूहोक। 1665 में रॉबर्ट हुक जी का बताया हुआ है साइंस में। एंटन वॉन ल्यूहोक 1674 में उन्होंने फिर लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में कभी भी इस तरह का पता है कि सेल का डिस्कवरी फर्स्ट किया रॉबर्ट हुक ने, इफ दे आर आस्किंग फॉर लिविंग सेल, तो उसका डिस्कवरी किया पहले एंटन वॉन ल्यूहोक ने 1674 में। उसके बाद अब सेल है तो सेल के अंदर सेल का भी दिमाग होगा ना, हमारा भी दिमाग है। कोई तो एक ऐसा, जैसे आपके पास मॉनिटर होता है तो उसका भी पीसी होता है ना आपके पास, जो भी जरूरी चीजें हैं उसमें रहती हैं, आपके फोन की भी बैटरी है, अलग अलग जो भी सिस्टम है, तो ऐसे ही सेल के पास भी उसका न्यूक्लियस होता है, ब्रेन ऑफ द सेल है वो। उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। उसके बाद सेल आ गया, सेल का न्यूक्लियस आ गया। अब एक सेल से इतने सारे सेल्स कैसे बने, क्योंकि हम लोग तो क्या कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हम एक ही सेल से तो नहीं बन सकते हैं। तो वो सेल थ्योरी के बारे में कि सेल किससे बने हुए होते हैं, एक सेल डिवाइड होकर कैसे दूसरे सेल्स बनाता है, वो सेल थ्योरी किसने दी, शीडन एंड स्वान ने। उसके बाद में शॉ जी ने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही सेल्स जो है आपके, जो आपको दिख रहे हैं वो बनते हैं, ये इन्होंने बोला। तो ये बस आपके जनरल नॉलेज के लिए है। एक आधा कुछ कभी आपके स्कूल में इस तरह के टीचर हों जिनको बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है हिस्टोरिकल पार्ट पे, तो वो ये पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स नथिंग कि ये पूछा जाए। सेल थ्योरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी शीडन एंड स्वान ने दी थी in 1839, and according to cell theory all living organisms they are made up of cell। पर एक सेल से भी बने हो सकते हैं और एक से ज्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं, और एग्जिस्टिंग जो सेल्स है उसने डिवीजन किया, एक सेल से दो सेल बने। अब वो जो दो सेल बन गए वो दोनों भी फिर दो दो बनाएंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, 16, 32, इस तरह से ही डिवीजन होता है और नए सेल्स बनते हैं। यही बस एक सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स है, ये बताए हैं उन्होंने, ठीक है। अब सेल थ्योरी आ गई। सेल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैडम हम तो बहुत सारे, मतलब हम तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही सेल से कैसे बने होते हैं। नहीं, एक सेल से हम लोग नहीं बने हुए, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाती हैं। बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हुए, जैसे एटम्स जो थे वो मॉलिक्यूल बना रहे थे और अपना उसके बाद में एलिमेंट्स बन रहे थे, कंपाउंड हमने देखा था। इसी तरह से सेल के केस में भी ऐसा ही है, सेल बना, टिश्यू बने, ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हारे फर्दर हायर क्लासेस में वो ऐसे ही आएगा कि सेल्स है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हुए, कोई एक टिश्यू बना, टिश्यूज इकट्ठे हो गए, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना, फिर बहुत सारे सेम सेम टाइप के काम करने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, फिर इस तरह से करके कॉम्प्लेक्स बॉडी बना। तो सेल और ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलरिटी, अगर कोई सिंगल ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है तो मतलब उसमें एक ही सेल है। अब एक ही इंसान है आपके घर में आपकी मम्मी ही अगर सब काम कर रही है, मतलब आपके घर कोई मेड नहीं लगी हुई है,
सिर्फ आपकी मम्मी है, वही खाना बना रही है, वही सबके कपड़े धो रही है, वही बर्तन धो रही है, वही साफ सफाई कर रही है, तो सिंगल ही इंसान है जो सब काम कर रहा है। लेकिन साथ में मान लो आपकी बहन भी है, या फिर आपकी ग्रैंड माँ भी है, दादी भी है, तो कुछ काम वो करेंगी, कुछ काम आपकी बहन करेंगी, कुछ काम आपकी मम्मी करेंगी। तो बहुत सारे अगर काम करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं घर में, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स रहते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, ओरल कैविटी में भी हमारा सलाइवा रहता है, उस वो भी एंजाइम सिक्रेट करता है। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालने के लिए अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स से बना हुआ है, तो वो हमारे लिए रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, जो पूरे हमारे हार्ट पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है, फ्रॉम हेड टू टो ईच सेल को आपको बराबर से न्यूट्रिशन देना है, ब्लड सप्लाई करना है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जाते हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है हमारे पास। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये सब करके। तो ये हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में क्या, वो तो एक छोटी सी सेल होती है, नेकेड आई से आपको दिखेगी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी तो दिखेगी। तो उसकी एक ही सेल में न्यूक्लियस है, वहीं पे ही उसके सेल के अंदर एक कोई ऑर्गेनली है जो कि फूड डाइजेशन का काम कर रही है। सेल के अंदर ही कोई ऑर्गेनली है, आसपास में खाना दिखा तो सेल का शेप भी ऐसा है कि वो अपने शेप को ऐसा चेंज कर लेती है। मान लो अमीबा है, वो ऐसे 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 रहता है, यहाँ पे कोई फूड है तो वो क्या करता है, ये जो ऑर्गेनली है ना, मतलब ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे चेंज हो जाती है। और पॉड्स मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड स्यूडो मतलब फॉल्स, क्योंकि इसके पास थोड़ी ना फिंगर है, तो स्यूडोपोड्स बना लेती है। स्यूडोपोड्स बना करके फटाक से ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी इसका खाना है, इधर से ये वाली उंगली, इधर से ये वाली उंगली, दोनों अटैच हो जाती है एक दूसरे से, और फिर ये जो खाना पड़ा हुआ था ये इसके बॉडी में आ जाता है अंदर, मतलब ये एक ही सेल में। और अंदर में कोई तो ऑर्गेनली होगा जिसके पास एंजाइम्स होंगे, वो फटाक से इसको बर्स्ट कर देता है, सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे इसके, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है उसमें डिजोल्व हो जाता है, और यहीं से ये न्यूट्रिशन ले लेता है। तो सिंगल सेल के एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं। ठीक है, हर एक जो लिविंग सेल है उसके पास कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म द सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग फॉर्म्स। अभी जैसे मैंने हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ये सब बताया, ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर में ऐसा सब नहीं होता है। यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर में भी है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब हम आगे हायरार्की में पढ़ेंगे तो ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। और फॉर्चुनेटली अगर आप बायो चूज कर रहे हो आगे, तो 11th एंड 12th में मैं बायो के लेक्चर्स भी लाने वाली हूँ, तो बायो भी हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, 9th एंड 10th में होल ऑफ द साइंस वी विल बी रीडिंग टुगेदर। ओके, हाँ, अभी ये मत पूछना आपको बैठे बैठे मैडम पोस्ट ग्रेड के बाद में क्यों ऐसा रहा कि हमें पढ़ाने बैठ गए हो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठी हुई हूँ, मुझे बस बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। चलो, तो एनसीईआरटी के कौन से पेज पे पहुंच गए? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देख लेते हैं अभी। स्ट्रक्चर्स कौन से, ये तो सब सेल्स के बारे में इन्होंने बताया, ये सेल्स है ना। अब हम, इन्होंने स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी दे आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब, ये जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो सेल्स ही हैं। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटो कहीं पे भी वर्ड आएगा आज के बाद, कहीं पे भी तुम साइटो SCYTO पढ़ोगे, समझ जाना सेल। प्लाज्म कहीं पे भी पढ़ रहे हो मतलब कोई भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड जैसा है, एकदम लिक्विड नहीं है और बहुत ही थिक भी नहीं है, बीच के से कंसिस्टेंसी का फ्लूइड है, वो है प्लाज्म। ओके, सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये हमने पढ़ लिया कोर्क स्लाइड्स में। उसके बाद में ल्यूवेनहॉक ने 1674 में माइक्रोस्कोप्स को और इंप्रूव कर दिया एंड दे डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। देन परकिंजे इन 1839 दे कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब कि साइटोप्लाज्म को ही उन्होंने प्रोटोप्लाज्म भी बोला है। ठीक है, 1839 में। फिर उसके बाद में सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल
and that the cell is the basic unit of life. It was presented by two biologists, Schweden and Swan. And then इसको further expand कर दिया वर्शॉ ने by suggesting the all cells are arising from pre-existing cells. तो with the discovery of electron microscope 1940 में फिर electron microscope की discovery हो गई. It was possible to observe the and understand the complex structure of cell. और फिर हमने सेल के वेरियस सेल ऑर्गेनिजम्स को भी पढ़ लिया. तो ये जो टेबल है मोर टू नो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी वालों ने ही आपको बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है. और जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए वो सब इस टेबल से ही निकल के आए हैं. इसमें नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी, लिविंग सेल का डिस्कवरी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी, प्रोटोप्लास्ट का डिस्कवरी, सेल थ्योरी के स्वीडन एंड स्वान ने दिया. उन्होंने क्या बताया कि सब सेल्स के ही बने हुए हैं. सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. एक वन सेल और मोर देन वन सेल से भी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ हो सकता है. और उसके बाद में फर्दर वर्चुअजी ने क्या बोल दिया कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हो गए. तो ये हो गया. उसके बाद में ये अमीबा के बारे में हमने पढ़ लिया. क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मतलब कि सिंगल. आज के बाद से याद कर लेना, यूनि मतलब कि सिंगल, मल्टी मतलब मल्टीपल. तो मल्टी सेल्युलर, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब होते हैं. ठीक है. सेल डिवाइड हुई, अपने जैसे ही और सेल्स बना दिए. तो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. अभी देखो हमारे पास में पूरा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड वाला. तो हमारी जो नर्व सेल है वो ऐसी दिखती है. ठीक है. ह्यूमन बॉडी में हमारी जो फैट सेल है वो ऐसी दिखती है. बोन की सेल्स है ऐसी दिखती है. ओवम ऐसा है, स्पर्म ऐसा है, स्मूथ मसल सेल्स और ब्लड सेल्स. तो अलग अलग टाइप के काम करने वाली सेल्स का अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, या फिर यही आपके इस क्लास में भी अगर थोड़ा बहुत इस बारे में कुछ दिया होगा प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में, तो वो सब भी पढ़ेंगे. पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही. ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है, अलग अलग तरीके की दिखती है. ठीक है. शेप एंड साइज रिलेट करता है किससे? स्पेसिफिक फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उनसे. अब जिम में कोई लेग के एक्सरसाइजेस ज्यादा कर रहा है तो उनके लेग के मसल्स मजबूत हो जाते हैं ना. वॉकिंग कोई ज्यादा कर रहा है तो उसका जो फिजिक होगा, और जो वॉकिंग नहीं कर रहा है उसका जो फिजिक होगा, क्योंकि इसमें फैट सेल्स ज्यादा हो जाएंगे. ऐसे ही ये तो मैंने ह्यूमन के लिए बोला है. इसी तरह से सेल्स के लिए भी है. किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है कोई सी सेल्स को, किसी को कम करना पड़ता है. किसी को मैसेज ट्रांसफर करने का काम करना है, किसी को ब्लड को पंप करवाने का काम करना है. आर्टरीज, वेन्स की वॉल्स में जो सेल्स होते हैं उनको हाई प्रेशर, ब्लड का हाई प्रेशर झेलना पड़ता है. तो उस तरीके से सब अपने अपने हिसाब से ढल जाते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में. ठीक है. सम सेल्स है लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. अभी मैंने समझाया था, सूडोपोर्स बना देते हैं. कुछ केसेस में शेल शेप कुड मोर और लेस फिक्स्ड और पिक्यूलियर होती है. ठीक है. लाइक जो हमारी नर्व सेल्स है उनकी एक टिपिकल शेप है, वो अमीबा की तरह ऐसे चेंज नहीं करती है शेप. ठीक है. फिर उसके बाद हर एक लिविंग सेल की कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. अब ये बेसिक फंक्शन कैसे करती है? तो we know that there is a division of labor in multicellular organism like human beings. अब division of labor भी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स है. हमारे पास एक हार्ट है टू पंप ब्लड, हमारे पास स्टमक है टू डाइजेस्ट फूड. तो डिवीजन, ये तो मल्टी सेलुलर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है. ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर है विद इन अ सिंगल सेल. इनफैक्ट हर एक सेल में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, पर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है, ऑर्गन टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज सेल से बने हैं. तो वो टिश्यूज जिन सेल से बने हैं उस हर एक सेल में वो स्पेसिफिक फंक्शन हो रहा है. ठीक है. तो वो काम करने के लिए हर एक सेल के पास में अपने ऑर्गेनल्स हैं. हर एक सेल का अपना एक ब्रेन है, मतलब कि न्यूक्लियस है. हर एक सेल की अपनी एक बाउंड्री है जिससे कि उसकी शेप मोर और लेस फिक्स्ड है या फिर नहीं है, जो भी है. ठीक है. हर एक टाइप की सेल ऑर्गेनल का एक अपना स्पेशल फंक्शन है. लाइक किसी का काम है, मान लो उसको इस तरह से समझो कि एक घर है, घर में किसी का काम है, ये एक घर है, घर की एक बाउंड्री है. अब किसी के घर का काम चल जाता है एक ही बाउंड्री से, और किसी किसी के घर में एक बड़ी सी बाहर भी दीवार होती है. ठीक है. उसमें एक मेन आदमी होता है, वही घर चलाता है, वही
ब्रेन है। तो ये जो आपका घर है इसकी ये एक बाउंड्री है। प्लांट सेल के केस में उसके पास दो दो बाउंड्रीज होती है। दोनों, हर एक घर में एक मुखिया होता है, चीफ है, ठीक है। उस चीफ के कुछ बड़े बेटे होते हैं जो कि उससे थोड़ा कम लेकिन घर चलाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में दो दो बड़े बेटे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है, ठीक है। उसके बाद में किचन का काम संभालने के लिए कोई होता है, मुखिया, जिस पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये दो बड़े बेटे हो गए, अब इनकी बहुएं भी हो गई। मैं घरेलू टाइप में चली गई हूँ, आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह से भी समझ सकते हो वैसे समझना चाहो समझ लो। पर बेसिक यही है, एक सेल है, जैसे हमने रूम के बारे में पढ़ा था, उसकी बाउंड्री है। घर में एक मुखिया है, उसके ये दो बड़े बेटे हैं, क्योंकि इनके पास भी अपना डीएनए है और ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, इसलिए मैंने इनको बोला है कि ये मुखिया के बाद में यही है काम करने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अलग अलग से नाम लगेंगे तुम्हें, अभी तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में घुसते जाएंगे, डोंट वरी, ओके। तो ये कुछ सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, फैट्स का। अब उसको ट्रांसफर करने के लिए यहां से बना किसी दूसरे के पास पहुंचाना है, किसी ने यहाँ से मंगवाया किसी और सेल के पास देना है, या तो कोई फैक्ट्री है वहां पे कुछ पहुंचाना है, तो यहाँ पे बनेगा, उसकी पैकेजिंग वगैरह कोई और करेगा, फिर उसको सेल से बाहर कोई और निकालेगा, यहाँ तक कोई और पहुंचा के जाएगा। तो इस तरह से सबका काम फिक्स्ड है। फिर बनने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा फेंकने के लिए भी कोई है सेल में, ठीक है। उसको सेटल करने के लिए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको सेटल करने के लिए भी सेल में कोई है। तो वो उस तरीके से हम सब पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। अब इसने इंटरेस्टिंग क्या बोला है, इसके इंटरेस्टिंग को देख लो। हर एक काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन, लाइक न्यू मटेरियल बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, और सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स ओनली। अगर घर में एक इंसान भी, ये जो इंपॉर्टेंट काम है, सबका अपना काम है, एक भी इंसान नहीं हो तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है ना, लिविंग पे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है उस चीज में। तो यही बोल रहे हैं ये कि सेल एबल टू लिव एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। ये एक साथ में एक बेसिक यूनिट ऑफ सेल बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसको कि these organelles together constitute the basic unit called the cell। अब इसने ये भी बोला है कि हर एक सेल में सेल ऑर्गेनल सेम होते हैं, डजेंट मैटर कि उनका काम क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं, ओके। तो अब इनके क्वेश्चन समझ में आ गए, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ एंड व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि एक बेसिक जो फंक्शन होता है वो सेल परफॉर्म करती है, उसके पास ऑर्गेनल्स हैं, और वही हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं, ब्रिक्स की तरह से काम कर रहे हैं, मिल मिल के टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऐसा सब बना रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है सेल। तो अभी जो मैंने सब बताया ना, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक सेल, उसके बाउंड्रीज, उसका ब्रेन, मतलब हर एक चीज के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने एक फैमिली को देखा, उनके घर को देखा, अब उस घर का मुखिया कौन है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, उस घर के वो जो दो बड़े बेटे थे उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, उनकी जो वाइफ्स थी, उनकी बहनें हैं, मतलब वो सब जो भी काम कर रहे हैं, खाना बनाने का, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्ट का, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का, वो सब अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक फैमिली के मेंबर है, एक परिवार के। उसके बारे में अब हम एक एक की अब हम कुंडली निकालेंगे, ठीक है। तो और उनके फिर सिनोनिम्स भी याद हो जाएंगे हमें। जैसे किसी का स्कूल में नाम होता है सचिन, घर पे नाम होता है छोटू, है ना, तो उनका क्या नाम है, वो सिनोनिम, घर वाला नाम कौन सा है और प्रॉपर जो लिखा हुआ है बुक में वो वाला नाम कौन सा है, वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो सेल किस चीज से बना हुआ है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हमने देखा कि सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसा होता है, अगर माइक्रोस्कोप में हम देख पाए तो स्पेशली हम क्या देख पाएंगे, हर एक सेल का ये वाला बाउंड्री देख पाएंगे, उसके अंदर का ये न्यूक्लियस देख पाएंगे, और यहाँ पे कुछ लिक्विड, साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, जो भी भरा हुआ है वो चीजें देख पाएंगे, ठीक है। और सारी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो इन्हीं फीचर्स के वजह से हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बाहर से शुरू करते हैं, घर की बाउंड्री से शुरू करते हैं, जो कि सब सेल में होगा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो
सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो बाहर का जो एनवायरमेंट है उससे इसने सेल के अंदर के जो भी एनवायरमेंट है उसको सेपरेट कर दिया है। सेल के अंदर अगर जाना है तो आपको ये वाली बाउंड्री को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब ये देखो, इसमें ना ऐसे पैसेज की तरह पे सब लाइंस दी हुई है। जब तुम नोट्स बनाने बैठते हो, जब तुम आंसर लिखने बैठते हो, तो तुम्हें कैसे लिखना है? ऐसे पैसेज नहीं लिखना है। तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फिनिश। दूसरे पॉइंट पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेम ही चीज है, बार बार घुमा के बोल रहे हैं, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। वो तो सेम सेकंड पॉइंट में ही आ गया। अब इसमें खुद ही ट्रिक बताई हुई है कि कैसे आंसर्स में तुम्हें पन्ने ज्यादा भरने हैं, कैसे पेजेस बढ़ाने हैं। उस पर मत जाओ। क्वेश्चन क्या आता है वो देखो। क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? ये इन्होंने जवाब दिया है क्योंकि ये सेलेक्ट कर करके परमिट करते हैं कि किसको सेल के अंदर जाने देना है, किसको सेल के अंदर नहीं जाने देना है। ये सेलेक्ट करते हैं, देन परमिट करते हैं। आपके घर में तो खैर नहीं, सोसाइटी वगैरह में गार्ड रहते हैं गेट पे, वो एंट्री एग्जिट को परमिट करते हैं। एक स्पेसिफिक आपके जो नोन होंगे या फिर आपको कॉल करके पूछेंगे, तो जो ऐसे लोग होते हैं आपके जानकार होते हैं, उन्हीं को वो अंदर आने देते हैं सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, बाकी सबको नहीं आने देते। तो वो सेलेक्टिवली सेलेक्ट किया। परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिट किया उन्होंने। परमिएबल का मतलब तो होता है पारदर्शी, दिखना, और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए इसने 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्यों बोलते हैं। उसमें यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो सेलेक्ट किया इसने, किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल हो गया। ओके, तो ये भी इसका आंसर यहाँ पे भी आ गया। और ये पैसेज के तरीके से आंसर्स कभी नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स बना के भले ही लिख दो। ओके, तो जो चेक करने वाला है तुम्हारी कॉपी, उसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा पैसेज जैसा लिख के आ जाता हो ना, भले ही तुम कितना भी अच्छा लिख के आओ, ऐसा एक एक लाइन को पूरा ऐसे घुस घुस के पढ़ना पड़ता है। पॉइंट्स में लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा क्रिस्प पढ़ते हैं और मार्क्स दे देते हैं। ओके, तो साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है, क्या करना है, उसका भी टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ते चलेंगे। चलो, अब इसके बाद मूवमेंट होता कैसे है। अब सब्सटेंस अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे जाते हैं। सेल है, सेल के ऊपर ये बाउंड्री है, सॉरी, कैसे मूव करेंगे। एक केस तो ये है कि अब यहाँ पे आएंगे हमारे पास दो नाम, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव का मतलब जब आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़े, एक्टिविटी शो करनी पड़े, कुछ एनर्जी लगानी पड़े। एनर्जी ही सेल की करेंसी होती है। एटीपी हम आगे बढ़ेंगे, वो होता है सेल की करेंसी। जैसे हमारा करेंसी क्या है, रुपया है ना, तो आपको कुछ रुपया देना पड़े, आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़े, एटीपी देनी पड़े, फिर जाकर के आपकी एंट्री हो, तो वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव मतलब आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ा, बस एक जगह पे ज्यादा है वो सामान, अंदर अगर सेल में कम है तो वो ज्यादा से कम के तरफ में मूव कर जाएगा। जैसे पानी एक कहीं पे ज्यादा है और आपने कुछ ढलान बना दिया, जहां पे पानी कम है वो पानी उधर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। CO2 एंड O2 बोला ना, तो मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। डिफ्यूजन में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो। सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, ऐसा ही कुछ सिमिलर सेल्स में होता है, लाइक CO2। CO2 तो सेल के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना। O2 यूज करती है सेल, ऑक्सीजन यूज करके ही सेल की एनर्जी करेंसी बनती है, जो कि क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है CO2। तो सेल में CO2 ज्यादा होगा, और बाहर का जो ब्लड है, हमारे पास जो ब्लड आता है, उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और सेल से CO2 बाहर चला जाता है, वो पैसिव डिफ्यूजन है। ओके, इट
some substance like CO2 which is cellular waste and it requires to be excreted out by the cell. तो ये accumulate हो गया in high concentration inside the cell. In cells and external environment concentration of CO2 is low as compared to inside. तो जैसे ही एक difference of concentration generate हुआ तो अंदर से CO2 बाहर आ गया. Okay? Okay. From a region high to low concentration by the process of diffusion. Okay. तो डिफ्यूजन के लिए हमें ये याद रखना है spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. Diffusion for gases, okay? For gases. ऑक्सीजन CO2 का एग्जाम्पल दिया इसने, सॉल्यूशन का नहीं दिया. हाँ, और उसके बाद इसने बोला है वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव कर जाता है, बट ये जो वाटर का मूवमेंट होता है, लिक्विड का जो मूवमेंट है, इसके लिए टर्म अलग हो गया है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. कंसंट्रेट करना इधर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना जरूरी है फॉर अकरेंस ऑफ ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था. डिफ्यूजन के लिए सिर्फ हाई कंसेंट्रेशन हो, लो कंसेंट्रेशन हो, काम हो जाएगा. लेकिन ऑस्मोसिस के लिए मूवमेंट शुड बी थ्रू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो ही उसको बोला है ऑस्मोसिस. और मूवमेंट किसका है? लिक्विड का है. ओके, और दोनों ही किसके टाइप है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है. ओके, अब इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर. हमने क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़े थे हमने. जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो क्या होता था? सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता था, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्ट या फिर शुगर. ठीक है, तो अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कंपैरेटिवली मान लो कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 50% सॉल्यूट है, 50% सॉल्वेंट है. ठीक है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 20% सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, और 80% सॉल्वेंट है. और एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि 80-20 कर दो इसको, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है. तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना जिसमें वाटर ज्यादा है, इसको बोला है हाइपोटोनिक. ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको बोला है हाइपर. तो हाइपर या हाइपरटोनिसिटी हम कहां से दे रहे हैं? सॉल्यूट से. ठीक है, तो अब एनसीईआरटी वालों ने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, और ये जो इसमें 50-50 है, सेल के अंदर जितना सॉल्वेंट है उतना ही बाहर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है, उसको हमने क्या बोला है? आइसोटोनिक. ओके, तो समझ में आया? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब सेल, अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं. किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कितना है टोनिसिटी, मतलब वो आइसोटोनिक किसको बोलेंगे? वो किसी ऐसे सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है जिसका टोनिसिटी और सेल का जो साइटोप्लाज्म है दोनों का मिक्स है, मतलब उसमें भी सॉल्यूट उतना ही है, सेल के अंदर भी वो सॉल्यूट उतना ही है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वाटर का. अगर सेल के अंदर लिक्विड ज्यादा है मतलब वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, सेल के अंदर अगर लिक्विड ज्यादा है और बाहर अगर लिक्विड कम है मतलब वाटर कम है, तो सेल से सारा लिक्विड निकल जाएगा, तो सेल एकदम श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. और या फिर अगर सेल ऐसे सॉल्यूशन में पड़ी है जिसमें बाहर ज्यादा है वाटर और सेल के अंदर कम है, तो बाहर से जो वाटर है वो सेल के अंदर आ जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगी. तो what happens if we put an animal cell या तो फिर plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो तीनों में से एक चीज हो सकती है. अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, मतलब कि आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा ही डाइल्यूट है, हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, हाइपोटोनिक है वो सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक. तो उस केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर ज्यादा है, दे आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और दोनों ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वाटर मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, बट ज्यादा वाटर सेल के अंदर आएगा. तो ओवरऑल क्या होगा?
सेल जो है स्वेलअप हो जाएगी। रात को आप बादाम भिगो के सोते हो, किशमिश भिगो के सोते हो, छोले भिगो के सोते हो, काले चने भिगो के सोते हो, वॉटेवर जो भी आप सूखी हुई सेल भिगोते हो, थोड़ी टाइम बाद क्या देखते हो, सुबह में उठते हो तो फूल जाती है ना वो, हाँ, तो वो सब एग्जाम्पल है इसके। अगर मीडियम एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, जिसमें सेल पड़ी हुई है और बाहर जो जिस सॉल्यूशन में पड़ी हुई वहां पे वाटर कंसेंट्रेशन, सेल का वाटर कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब मूवमेंट होगा बट ओवरऑल ऐसा नहीं कि सेल पड़ी है और सॉल्यूशन पड़ा है, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, मूवमेंट होगा बट इन द एंड जो मूवमेंट होगा ना वो नेग्लिजिबल ही रहेगा। जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर भी आ जाएगा। तो दोनों ही डायरेक्शन में वाटर क्रॉस हो रहा है। ऐसा अब तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछे कि अगर सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है तो विल देयर बी मूवमेंट ऑफ वाटर, will there be movement? There will be movement, but water crosses the cell membrane in both the direction. Okay? मतलब मूवमेंट है, ऐसा मत बोल देना आइसोटोनिक है तो मूवमेंट ही नहीं होगा, मूवमेंट है बट वाटर इज क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। लेकिन जो अमाउंट है गोइंग इन, इट इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। तो ओवरऑल जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, बिकॉज सेल विल स्टे द सेम साइज। ओके, देन अगर द मीडियम हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग कि बहुत ज्यादा ही बाहर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो बाहर का जो पानी है, सेल का जो पानी है वो भी सोख लेगा, लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि आपने ग्रेप्स वगैरह रख दिए और फिर बाद में देखा धूप धूप में रख दिए ग्रेप्स आपने, वो सिकुड़ जाते हैं नहीं। हाँ, तो इसी तरह से आपकी उंगलियां भी बहुत टाइम तक अगर साबुन वाबुन के पानी में रहती है तो कैसे पूरा श्रिंक हो जाती है, उनकी स्किन देखी है एकदम। हाँ, तो अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन, हर जगह पे वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो ही रहा है, बट ओवरऑल जो मूवमेंट है एट लास्ट वो किधर जा रहा है उसके हिसाब से सेल का साइज है। ओके, तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब इन्होंने एक ये एक्टिविटी दिया है, एग्स की शेल निकाली, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दिया, तो मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रख दिया, और शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, थिन आउटर स्किन इज नाउ इंक्लोजेस द एग। एग को प्योर वाटर में रखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे एग में स्वेलिंग हो गया। ऐसे ही ड्राई रेजिन्स या एप्रिकोट, अंजीर वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी रख के देखा, वो भी स्वेलअप हो गए। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ज्यादातर जो प्लांट सेल्स होती हैं वो वाटर गेन कर लेती है थ्रू द ऑस्मोसिस। तो हमारी जो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो वाटर का जो अब्जॉर्प्शन करती है इधर उधर जहां पे भी जमीन पे पानी दिखे उससे, वो भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस ही है। ओके, तो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, और इन एडिशन टू दिस सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जैसे कि प्लांट रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अलग अलग मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड मूव आउट करते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स यूज ऑफ एनर्जी, जो कि क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों का डिटेल्ड डिस्कशन अभी मैं आपको बताती हूँ। अब दूसरा जो फंक्शन है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन हो गए। सेलेक्टिवली परमेबल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव के दो टाइप्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक में क्या कंडीशन होगी, हाइपर में क्या होगी सेल की कंडीशन, आइसोटोनिक में क्या होगी सेल की कंडीशन, वो हमने देख लिया। ऑस्मोसिस से ही प्लांट रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, ये हमने देख लिया। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या काम करवाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, और ये किसकी बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन। Plasma membrane is flexible and it is made up of organic molecules which are lipid and proteins. Okay? तो लेकिन हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही अमीबा में हमने सूडोपोड्स बनाए थे। मेम्ब्रेन ही तो सूडोपोड्स बना रही थी ना, और एनगल्फ कर रही थी फूड पार्टिकल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब खुद सोचो, साइटो मतलब सेल और एंडो मतलब अंदर आना, एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर आ गया, तो अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। ओके, क्लियर। अब हो गया ये सेल मेम्ब्रेन का काम। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट के टाइप।
कुछ कई बार स्कूल्स में ऐसा पूछ लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने देखे, सेल्स ऑर्गेनेल्स, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक्टिव वर्सेस पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, लो टू हाई कंसंट्रेशन। हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या हाई टू लो ही हो रहा है मूवमेंट, और एक्टिव में लो टू हाई भी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी करेंसी एटीपी मूवमेंट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। हाई टू लो कंसंट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव एंड पैसिव में कुछ डिफरेंसेस हैं, 2 या 3 डिफरेंसेस तुम याद रख लो, इतने ही पूछे जाते हैं। एक्टिव में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे रहे हो तो कुछ तो तुम्हें धक्का लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, लेकिन तुम्हें भेजना है नीचे से ऊपर पानी, तो तुम्हें मोटर की एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ऊपर से नीचे तो आराम से आ जाएगा, लेकिन नीचे से तुम ऊपर भेजते हो, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करवाते हो, तो कुछ तो एनर्जी देते हो ना, मोटर वाली एनर्जी, तो मोटर पुश करती है पानी को ऊपर। तो ऐसे ही एनर्जी लगेगी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर आप मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करवा रहे हो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एनर्जी किस फॉर्म में लगेगी, सेल के पास एनर्जी के नाम पे क्या होता है, एटीपी। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके। अब क्योंकि एनर्जी लग रही है, बिजली, मोटर, एनर्जी, करेंसी, पैसा है ना, तो पैसे से क्या आ जाती है, गर्मी, गर्मी से क्या, काइनेटिक एनर्जी। पढ़ो, पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था, ये सब बोलने के लिए है, सिर्फ पैसे से गर्मी, गर्मी से काइनेटिक एनर्जी, याद करने के लिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड प्रोसेस होता है। पैसिव बेचारा हाइट से लो आ रहा है, धीरे धीरे अपने हिसाब से आ रहा है, कोई एनर्जी भी नहीं ले रहा है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा लो प्रोसेस होता है। इसमें कैरियर प्रोटीन्स होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यहाँ पे नहीं होंगे कैरियर प्रोटीन्स। टेम्परेचर से अफेक्ट होता है पैसे की गर्मी, हाँ, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा। और हाईली सेलेक्टिव होता है, अब जिसके पास पैसा होगा वही कर पाएगा ना ये काम, जिसके पास एनर्जी होगी वही करवा पाएगा, तो हाईली सेलेक्टिव। पार्टली नॉन सेलेक्टिव, लगभग नॉन सेलेक्टिव ही होता है। अब उसमें एग्जांपल्स में आ गए हैं एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, प्रोटॉन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप्स, ये सब पंप्स वम्प्स वो सब हम पढ़ेंगे आगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। अब एक्टिव इज अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही होती है जिससे कि सेल में बन पाता है एटीपी। अगर ऑक्सीजन होगी तो ही एटीपी बनेगा, तो ही एनर्जी होगी, तो ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। पैसिव को इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, एटीपी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऑक्सीजन के कंटेंट से भी कोई लेना देना नहीं है। ओके। और ऑक्सीजन का कंटेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ गड़बड़ झाला वाले टाइप्स के एंजाइम्स भी आ जाते हैं सेल्स में, मेटाबॉलिक इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, वो इसको रोक सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, जबकि पैसिव को तो पैसों से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो वो नॉट इन्फ्लुएंस बाय मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। अब इतने सारे में से 2 या 3 तो याद हो ही सकते हैं। एक तो ये याद कर लेना, मूवमेंट, एटीपी की जरूरत, कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत, पैसे की गर्मी, रैपिड प्रोसेस, हाईली सेलेक्टिव। ओके। अब पैसिव में ऑस्मोसिस है एंड डिफ्यूजन है। अब ऑस्मोसिस में भी अगर अंदर जा रहा है सेल के कोई भी सब्सटेंस, मतलब लिक्विड, तो एंडोऑस्मोसिस है। अगर लिक्विड लीव आउट कर रहा है सेल को तो वो एक्सोऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड ओनली टू लिक्विड मीडियम, ये सॉलिड लिक्विड गैस, मोस्टली गैसेस के लिए हम यूज करते हैं। ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी ही है, डिफ्यूजन के लिए इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये लिक्विड्स का मामला है, ये डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है, तभी तो पता चलेगा ना हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है, तो पानी अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। और ये डिपेंड करेगा कि अदर पार्टिकल्स, मतलब गैसेस, सॉलिड्स, ये सब जो भी पार्टिकल्स है उनका हायर कंसेंट्रेशन, उस पर डिपेंड करेगा। इसमें वाटर का ही जरूरत है ही है, ये लिक्विड्स का ही मूवमेंट है, तो इट रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वाटर के साथ ही वो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा इधर से उधर, और सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है। ओके, इन एंड आउट ओनली वाटर ही मूव कर रहा है, मतलब ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे कैन डिफ्यूज। यहाँ पे बोथ साइड्स कैन डिफ्यूज, सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी, और डिफ्यूजन को वाटर की जरूरत नहीं है।
5 नंबर का भी नहीं आएगा, ये शायद 2 या 3 मार्क्स का आता है, आपको 2 या 3 भी याद रहे तो भी अच्छा है। अब ऑस्मोसिस में भी एंडो ऑस्मोसिस है एंड एक्सो ऑस्मोसिस है। एंडो ऑस्मोसिस का मतलब लिक्विड का मूवमेंट जब सेल के अंदर हो रहा है, तो कब होगा सेल के अंदर, जब उसके सराउंडिंग मूवमेंट, सराउंडिंग जो मीडियम है उसके अंदर वाटर ज्यादा होगा, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल डिप्ड होगी तो वो प्रोसेस होगा। एक्सो ऑस्मोसिस जब सराउंडिंग जो मीडियम है उसमें वाटर कम होगा, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। इस प्रोसेस में एंडोऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर और टर्गर प्रेशर डेवलप्ड। वहां पे एक्सोऑस्मोसिस में वाटर चला जाता है, नेट मूवमेंट वाटर चला जाता है, फ्लैसिड बन जाती है। फ्लैसिड का मतलब उसमें कोई दम नहीं है, अंदर से एकदम तुमने हाथ लगाया सब पिचक गई। और टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है, इंटरनली सेल के अंदर जो वाटर भर रहा है ना, उसने भर के फिर सेल को कुछ प्रेशर दिया अंदर से, वो प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ जो लग रहा है वो होता है टर्गर प्रेशर, और वो जो टर्जिड बन जाती है सेल्स। ओके, सेल्स बिकम टर्जिड, यहाँ पे सेल्स बिकम फ्लैसिड। और ये एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, तो ये ठीक है, ये सब तुम याद रख सकते हो। एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस का डिफरेंस, फोर डिफरेंस दोनों तीनों टेबल्स में से याद कर लेना। अब उसके बाद ये सॉल्यूशंस थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। मैंने वो एक छोटा सा जो एग्जांपल दिया था वो था उसमें। अब एंडोसाइटोसिस में भी कुछ, अब देखो अभी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल्स आ गए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सराउंडिंग से कुछ मॉलिक्यूल्स लेती हैं बाय एंडोसाइटोसिस दैट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से नहीं जा रहे हैं, उनको वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एंडोसाइटोसिस करके ले लिया है अंदर। और एंडो मतलब अंदर ले रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, एक्सो मतलब बाहर डाल रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं। ओके, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उसको एक्सोसाइटोसिस के हेल्प से। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा एक्चुअली, आपकी ये सेल्स है ना, ये जो सेल है इसको मान लो कुछ बाहर निकालना है, तो ये वेसिकल जैसा बनेगा, छोटा सा वेसिकल समझते हो, कोई भी छोटा सा गोला सिस्ट जैसा सा जिसकी एक बाउंड्री है, पिंपल जैसा हो जाता है ना आपको, उसी तरह का सेल में भी वेसिकल बन जाता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन से आके चिपक जाता है, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन इससे अटैच होकर के इसको ऐसे बाहर छोड़ देती है और फिर ये बाहर चला जाता है। ये एक्सोसाइटोसिस। ऐसे ही बाहर से अगर कोई चिपक के अंदर आ जाए तो वो एंडोसाइटोसिस होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के लिए जरूरी है बट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेल के पास में पोर्स या फिर कह लो चैनल इतना बड़ा नहीं है कि वो उस मॉलिक्यूल को चैनल के थ्रू ले सके, तो वो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू लेती है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल होता है, क्योंकि बाहर से कुछ आया, वेसिकल बन के अंदर आ गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ वेसिकल, जो अंदर वेसिकल बना था उसको बाहर पुश कर दिया है। ओके, बाहर बस भेजना ही है, तो कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है यहाँ पे है। अगर पानी पी रहे हो तो सेल टेक्स इन बैक्टीरिया या फूड, तो पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, पीनो पी रहे हैं। ओके, और फेगो मतलब सेल ईटिंग, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, कोई भी न्यूट्रिएंट लेना है, फूड पार्टिकल्स लेना है, कोई भी पैथोजन का डिस्ट्रक्शन करना है, तो वो सब एंडोसाइटोसिस से हमारे यूकैरियोटिक सेल्स कर लेते हैं। एक्सोसाइटोसिस में डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहे हो, हार्मोन्स की थैली बना बना के बाहर भेज रहे हो, वो सब आएगा। अब उसके बाद है सेल के टाइप्स। सेल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस के बेसिस पे, क्योंकि अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, अभी हम एक सेल वॉल को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आएंगे ये न्यूक्लियस के ऊपर, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक आ गए। अब सेल वॉल, अब हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सब पता है, सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोल रहे हैं। ओके, सेल वॉल। अब सेल वॉल में क्या है, सेल वॉल हमारे पास नहीं है। ओके, एनिमल सेल के पास नहीं है, प्लांट सेल के पास है। जेड प्लस सिक्योरिटी बोल सकते हो उसको, डबल बाउंड्री उन्होंने घर की हुई है, ये एक और ये एक ऊपर, अच्छा अंदर वाला गायब हो गया। ठीक है, सेल। अब पूछोगे कि क्यों भाई, प्लांट के पास ही क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्लांट जो होते हैं बेचारे स्टेटिक होते हैं, उनके आसपास का कोई भी मीडियम अगर चेंज हुआ, उनके सेल्स को अगर कोई भी रिस्क हुआ, आसपास का मीडियम मान लो हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया उनकी सेल्स के आसपास का, तो एक जेड प्लस सिक्योरिटी तो चाहिए।
कि सेल जो है उनकी फटे वटे नहीं, है ना। अब समझो इस बात को, हमारे पास है सिर्फ एक मेम्ब्रेन, इनके पास है एक मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये एक वॉल। अब किसी की एंट्री या एग्जिट के लिए ये नहीं रोकती है सेल वॉल, ठीक है। ये एनिमल की सेल है, ये प्लांट की सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सीएम साहब ये क्लास वर्क है, और ये सीएम, ओके। सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल रिजिडिटी देती है सेल, इसको प्लांट सेल को, मतलब नॉन लिविंग टाइप्स, ऐसा कह सकते हो कि ये सबकी एंट्री को अलाउ कर देती है। कुछ सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, सबके लिए परमिएबल है, सबको आने देती है। फिर यहाँ पे होता है सिलेक्शन, कौन एंट्री करेगा। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो बाहर के मीडियम अगर हाइपोटोनिक है, अंदर पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो पूरी ये फैल गई है, तो ये एक प्रेशर लगाने लग जाती है इधर। सेल जो है पूल के प्रेशर लगाएंगी पर फट नहीं पाएगी, क्योंकि बाहर की जो वॉल है ना, सेल वॉल सॉलिड है, उसने उसको क्या दिया हुआ है, हमने टर्जिडिटी पढ़ा, रिजिडिटी दी हुई है, इसने इसको रिजिड बनाया हुआ है। एनिमल्स के पास में ऐसा नहीं है, उनके पास में अगर बाहर से वाटर आया आया आया, सेल अगर फूल गई, फूल के फट भी गई, फट सकती है। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन खतरे वाली जगह से एनिमल सेल तो क्या मूव कर सकते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ये नहीं मूव कर सकते हैं, इसलिए उनको भगवान ने पहले से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी है सेल वॉल की। तो अभी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। Plant cells, in addition to plasma membrane, they have another rigid outer covering which is called cell wall. Cell wall lies outside the plasma membrane. Plant cell wall composed of cellulose. अब अलग अलग तरह के कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की बनी हुई सेल वॉल होती है। अब जब पूरा टिपिकल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, बाकी इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर प्लांट्स हैं तो उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। फंगस है तो एक तरह के काइटिन से बनी हुई है उसकी सेल वॉल, ओके। सेल वॉल प्लांट्स के केस में किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज, ओके। फंगाई जो तुम्हारे ब्रेड के ऊपर ब्लैक ब्लैक लग जाती है बारिश बारिश में, उसके पास भी होता है सेल वॉल, क्योंकि वो भी स्टक हो गई है ना, मूव नहीं कर पाती है खुद से। उसके अलावा बैक्टीरिया, उसके पास है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये है सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट, किस किस से बनी हुई है, ओके। तो इन्होंने बैक्टीरिया का, प्लांट का बताया, हमने फंगाई बैक्टीरिया सबका बता दिया आपको। फिनोमिनन इज नोन एज, हाँ, अब व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल इट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो श्रिंकेज हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। तो पर सेल वॉल तो फिक्स्ड है, वो तो रिजिड है, तो सेल वॉल तो ऐसी ही रहेगी, पर यहाँ पे ये सेल सिकुड़ जाएगी, ठीक है। इस फिनोमिनन को क्या बोला है, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी पढ़ लेना, ये एक्टिविटी पे ही क्वेश्चन भी है, समझे। एक लीफ दिया है उन्होंने, स्लाइड पे माउंट किया है, सेल्स को देखा है, उसमें छोटे छोटे ग्रीन ग्रेन्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, जो हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का कोई पिगमेंट है जिसको बोला है क्लोरोफिल। फिर तुमने स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट उस पर डाल दिया है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया ना, तो सारा वाटर कंटेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद तुमने देखा तो क्या देखा, तो श्रिंकेज हो जाएगा सेल का। अब इसने क्या बोला, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है फॉर अ फ्यू मिनट्स, इससे क्या होगा, सेल किल हो गई है। देन एक लीफ को उन्होंने स्लाइड पे रखा और फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन माउंट किया, तो तुमने ऑब्जर्व क्या किया। अब डेड सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं हो पाएगा, वही ये तुम्हें बताना चाह रहा है, ओके। अब it appears that only the living cells, not the dead cells, are able to absorb water by osmosis, okay। इन्फरेशन यही है इसका कि प्लाज्मोलाइसिस जो है, ये जो एक्टिविटी है वाटर मूवमेंट इन एंड आउट वाली, ये सिर्फ लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है, डेड सेल्स में ऐसा नहीं होता है, समझ गए। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ सेल्स, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मैंने बोला ना बर्स्टिंग नहीं होती है। ऐसे मीडिया में सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, स्वेल अप, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और जो वॉल है
वो भी फिर उतना ही प्रेशर लगा रही है अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, और इनके वॉल्स की वजह से दे सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर प्रेशर इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। रिजिडिटी किसने दिया? सेल वॉल ने, और इसीलिए वो हाई प्रेशर को स्टैंड अप कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो सराउंडिंग मीडियम है वो इतना फेवरेबल नहीं होता है, एनिमल के लिए फेवरेबल नहीं होता है, वो जगह बदल लेते हैं ना। ओके, अब हम पहुंचेंगे न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स, थोड़ा बहुत इन्होंने भी बताया है, वो देख लेते हैं पहले। न्यूक्लियस में जो सेल का हमने ब्रेन बताया था वही है न्यूक्लियस। अब सब कुछ तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की बताई हुई है एक्टिविटीज, वो तुम्हारे लैब में, साइंस लैब में, 9th में तो नहीं, मोस्टली 9th में भी हो सकता है, या तो 10th में तुम्हें ये दिखाएंगे। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस घर का मुखिया है, सेल का, सेल की बाउंड्री थी। न्यूक्लियर घर के मुखिया का भी अपना एक अलग कमरा है, उसकी भी एक डबल लेयर्ड कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोला है। अब उसमें भी पोर्स हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पूरा जो भी फ्लूइड भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड, उसके अंदर पोर्स है, वहां से न्यूक्लियस से ट्रांसफर होता है कुछ भी सब्सटेंस का। मेनली क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं वहां पे। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसे रोड शेप्ड दिखते हैं, और कब दिखेंगे रोड शेप्ड? कब दिखेंगे? व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, अदरवाइज वो ऐसे ही इकट्ठे से पड़े रहते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम contain the information for the inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA molecules. डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनमें इंफॉर्मेशन होती है विच इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स। किस फॉर्म में सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे। अब उनके भी जो फंक्शनल सेगमेंट है उनको बोला है जीन, और जो सेल नहीं डिवाइड कर रही है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल एक धागा है, ऐसे ही उनका जो गट्ठा पड़ा हुआ है उस तरह से वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में रहते हैं, और जब सेल अबाउट टू डिवाइड होती है तो ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। अब हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बताओ? 22 पेयर्स होते हैं हमारे पास, मतलब 21 पेयर्स, और एक होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनसे डिफाइन होता है कि जो भी मेल जेंडर होने वाला है, फीमेल जेंडर होने वाला है, वो सेक्स क्रोमोसोम से डिफाइन होता है। एक्स एंड वाई और एक्स एंड एक्स, फीमेल एंड मेल। तो ये सब डिवीजन रिप्रोडक्शन चैप्टर में सब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। हमारे पास इतना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स हैं। क्रोमोसोम में क्या हुआ? अब देखो, हमारे पास था क्रोमेटिन एंटेंगल्ड फॉर्म में, है ना। सेल जब डिवाइड होने लगी तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में चली गई। क्रोमोसोम्स में है क्या? डीएनए है। डीएनए ऐसा वाला रहता है, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए। अब डीएनए में यहाँ 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 हर जगह होती है जीन्स। जीन्स जो है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन। अब क्या क्रोमोसोम्स जा रहे हैं, कौन से जीन्स जा रहे हैं पेरेंट्स से बच्चे में, तो उससे पता चलेगा कि किस कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ है, किसका नहीं हुआ है। पर मोस्टली तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होती है, इसीलिए बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे जो भी हैं दिखते हैं, तो वो इसी वजह से दिखते हैं, क्रोमोसोम्स की वजह से। डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, जीन्स, जो जीन्स का ट्रांसफर होता है उसके वजह से वो दिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये तो हुआ, कितना मेजर रोल है इसका इनहेरिटेंस में। ओके, इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करते हैं। अब डीएनए में भी अगर पूछे तुमसे कि कौन है जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, वो होते हैं जीन्स। ओके, न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब सेल मतलब दोबारा प्रोडक्शन, सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड इट फॉर्म्स न्यू सेल्स।
तो इट ऑल्सो प्लेज अ crucial role along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. जो भी सेल के अंदर की केमिकल एक्टिविटीज है वो सबको कौन डीएनए ही डायरेक्ट कर रहा है, तो बाहर का जो एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है सेल के कैरेक्टर्स को, साथ में सेल के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट करती है सेल के कैरेक्टर्स को। तो जो भी बच्चे के फीचर्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स से भी आते हैं और उसके बाद में एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया, उनमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन बेचारों के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऐसा जो इनका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसको बोला है न्यूक्लियोइड। मतलब कि इनका जो मुखिया है, क्योंकि सिंगल ही सेल है ना, बहुत सारा काम करने के लिए सबको ऐसा दिखाने बताने की जरूरत नहीं है। इनके पास अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको बोला है न्यूक्लियोइड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के पास बेचारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। थोड़े से गरीब टाइप के हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी, पहले यही आए थे, हमारे पूर्वज हैं, उसके बाद ही यूकैरियोटिक सेल्स बनी है। यू ई यू ई यू, ओके, यू मतलब ई यू, ई यू मतलब उसको यू प्रोनाउंस करते हैं, ट्रू, ट्रू बोला जाता है उसको, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ कि उनके पास न्यूक्लियस कैसा है, उनका चीफ कैसा है। अगर उनका चीफ दमदार है तो वो यूकैरियोटिक सेल्स है, अगर उनका चीफ दमदार नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनको बोला है यूकैरियोट्स, ठीक है। घर में भी कभी मम्मी को कुछ थायराइड वायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर बताता है आप तो यू थायराइड हो। यू थायराइड मतलब आपके थायराइड फंक्शंस एकदम नॉर्मल रेंज में है, सब कुछ अच्छा है, ओके। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसके पास मेम्ब्रेन भी नहीं है। प्रोकैरियोट सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास अच्छे से अरेंज्ड है वो, डीएनए क्रोमोसोम्स ये सब के फॉर्म में, तो यूकैरियोट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, उनके पास अब उनका चीफ, उनका जो मेन चीफ है वो ही संभाल नहीं सकता है बहुत सी चीजों को, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स कैसे संभलेंगे, तो उनके पास नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास में होते हैं। बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस हैं वो भी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म में से ही होते हैं, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में ही कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स से डिवाइड हो जाते हैं, वही वो काम कर देते हैं, अलग से कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं बनती है। अब चीफ में ही पावर नहीं है हैंडल करने की, तो कहां से इतने सारे सेल ऑर्गेनेल संभाले जाएंगे, ओके ओके। अब देखो, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब जैसे कि कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, बट उनके पास क्लोरोफिल को रखने के लिए प्लास्टिड नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल्स के सेल्स आते हैं, उनके पास, प्लांट सेल के पास ये प्लास्टिड होता है, लेकिन बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल है उनको पास रखने के लिए प्लास्टिड नहीं है, उनके न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है, तो कहाँ क्लोरोफिल को रखने के लिए प्लास्टिड होगा, तो वो सिर्फ छोटे छोटे ऐसी थैलियां से ऐसी बनी होती है, उनमें क्लोरोफिल रहता है। अब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें ये न्यूक्लियोइड है पड़ा हुआ है, ऊपर में सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ कुछ राइबोसोम्स है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं तो राइबोसोम्स का होना जरूरी होता है, और मूवमेंट के लिए इनके पास कोई हाथ पैर नहीं है, ये सीलिया है, और ये बड़े वाले जो है फ्लैजिलास है, ओके ओके। तो अब हम यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज भी बहुत छोटा है, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और ये 10 to 100। अब चीफ का ही कमरा इतना अच्छा है तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स में होंगे, तो रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो उसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस, मेन जो बेसिस है डिफरेंस का ये यहीं से ही आ गया, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियस में डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है प्रोकैरियोट के पास, यूकैरियोट के पास है, जिसमें कि लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आते हैं, ओके। फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यहाँ पे अगर फ्लैजिला है यूकैरियोटिक सेल के पास में तो उनके फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इसमें में मजा, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है और केमिकली
कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगी तो केमिकली सिंपल सेल वॉल होगी। ओके, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इन्होंने बताया हुआ है। राइबोसोम्स हैं, छोटे हैं, 70s, यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स अच्छे होंगे। 80s तो सेल के पास होंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे ना उनके पास होंगे स्मॉल वाले 70s टाइप्स, जो कि प्रोकैरियोट के पास है। खुद के साइटोप्लाज्म में जो है ना वो यहाँ पे तो सेल ऑर्गेनेल्स के पास है, तो एडवांस्ड है ये। क्रोमोसोम्स सर्कुलर फॉर्म में होगा, और हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एक, पढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पे मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होंगे विद हिस्टोन्स होंगे, वो स्टेबिलिटी देते हैं हिस्टोन्स क्रोमोसोम को। ठीक है, अब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कोई है नहीं, सिर्फ डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, मदर एंड फादर के कैरेक्टर्स रिकॉम्बाइन होते हैं, फिर वो जो क्रोमोसोम का पेयर है वो डॉटर सेल्स में जाता है। तो मियोसिस एंड माइटोसिस हम लोग पढ़ेंगे। सेल का डिवीजन, यूकैरियोट में सेल के डिवीजन के लिए माइटोसिस है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के लिए मियोसिस है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या, एक सेल टूट गई बस, 2 सेल्स में कोई रिकॉम्बिनेशन वगैरह नहीं है। तो इसमें से जो तुम्हारे मन को फाए वांधो નથી, તમારા માટે ઘણી સિમ્પલ ટેબल, इसमें से जो भी तुम्हारे मन को फाए वो 3 या 4 5, कम से कम 5 तो याद कर लेना। साइज याद रह जाएगा, न्यूक्लियस याद रह जाएगा, ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये याद रहेगा, राइबोसोम इसमें छोटे हैं इसमें बड़े हैं ये याद रहेगा, और क्या याद रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स याद रहेंगे। हो गए ना 5। अब न्यूक्लियस के बारे में ही तो हमने इतना सब पढ़ा, अभी न्यूक्लियस हो गया। चलो अब साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म अगर हम टेम्परेरी माउंट्स ऑफ, अब ये ऑनियन पील पे ही चिपक गया है। ऑनियन पील प्लांट सेल है, ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल है, तो अब वही एक लार्ज रीजन ऑफ सेल एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा रीजन होगा, जब भी आप माइक्रोस्कोप में ये सब सेल्स को देखोगे तो बहुत ही कम कलर्ड होगा, उस रीजन को इसने बोला साइटोप्लाज्म। वो एक फ्लूइड कंटेंट, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो भी फ्लूइड कंटेंट है आपके पास वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, बताते हैं, अभी बताते हैं। फिर इन द एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें ड्रॉ करना है सेल को, सब कुछ सीखने के बाद। ओके, किस ऑर्गेनल को कहाँ बनाना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देना है। हाँ, जो तुम्हारे मन को फाए चलो वही किया जाए, ऐसा हर बार नहीं करना है। देखो, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें उसके अंदर पड़े हुए हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये जो पूरा है ये साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर है मिलेंगे हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो वो अब सेल ऑर्गेनल्स ही हमें पढ़ने हैं। अब हर एक ये सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन्स होंगी। प्रोकैरियोट में बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं उनके पास, बेचारे के पास। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अब मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि वायरस जो होते हैं ना उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ शो नहीं करते अंटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी, और फिर वो उसी की सेल मशीनरी को यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड अगर नहीं है तो वो इस तरह का काम कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल जो है वायरस का, ये आप याद रख लेना। वायरसेस का टिपिकल फीचर ये होता है कि वो नॉन लिविंग के जैसे काम करते हैं जब तक लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद वो लिविंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसी के मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। अब ये टेबल है, उसके गैप्स भरने हैं, मैंने पहले से भर के रखे हैं। साइज जो मैंने अभी बताया, प्रोकैरियोट्स में 0.2 to 20 माइक्रोमीटर का था, तो इसने 1 to 10 दिया है, और ये 10 to 100 था, 5 to 100 दिया है। जो इन्होंने दिया है यही आपके रामबाण है, यही आपके क्या बोलते हैं उसको, बाइबल है, एनसीईआरटी, उसी को याद रखो। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, उसको बोला है न्यूक्लियोइड। यहाँ पे वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सिंगल क्रोमोसोम, मोर देन 1 क्रोमोसोम, हमने हमारे पास देखा 22 थे, 21 पेयर्स थे, और सेक्स क्रोमोसोम्स भी थे, मतलब 22 पेयर्स थे।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। एक एक सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, छट छट के उसकी कुंडली निकालेंगे और फिर धीरे धीरे समझते जाएंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, यस। भूख लग गई, प्यास लग गई, ओके, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पी लो, मैं भी थोड़ा ले लेती हूँ। ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे के तुम्हें बायो के चैप्टर्स अच्छे लगेंगे। हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन है to keep its own contents separated from the external environment. लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होती है, लाइक जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं, उनको अपना काम करने के लिए बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फंक्शन है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये अलग अलग टाइप के जो एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि बोला है ऑर्गेनेल्स विद इन देमसेल्फ, मतलब सेल के अंदर ही है। तो ये फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, जो कि उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस के बारे में हमने बात कर लिया, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, वो जो हमने घर, उनका मुखिया, उनके 2 बड़े भाई और जो भी ये सामान बनाने वाले, पैकेजिंग वाले, किचन और सब पढ़ा, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब नाम को हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्म, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब की होता है एक मैश नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मैश लाइक स्ट्रक्चर जैसी ऑर्गेनल्स होगी वो होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी apparatus, ये एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इन द ऑनर आपको, मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम उसका ये नाम रख दिया है गोल्जी apparatus। उसके बाद है लाइजोसोम्स। जोम्स का मतलब कुछ भी ऐसा थैले टाइप्स, लाइस मतलब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ देना, तो लाइजोसोम्स का मतलब जो भी ब्रेक कर सके। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रखते हैं तो ये ब्रेक कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कैरी आउट सम ऑफ वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स। तो एक एक करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बताया, एंडो अंदर, प्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम मतलब मेश वर्क। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स और शीट्स इसका बना हुआ होता है। ऐसा लगता है कि लॉन्ग एंड लॉन्ग ट्यूब्स हैं और बड़े बड़े ट्यूब्स हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे बैग्स हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है, सेम स्ट्रक्चर में, बट इसके ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम है कि नहीं है उसके बेसिस पे इसको रफ और स्मूथ बोला है। अगर इसके मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे 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 राइबोसोम्स ऐसे नमक जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए, आपने फील किया हाथ पे नमक है तो ग्रिटी सेंसेशन आया, रफ लगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, जिसके पास में R4 राइबोसोम्स हैं। और स्मूथ जिसको बोला, जिसके पास राइबोसोम्स नहीं है उसके सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम्स हैं सारे एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होंगे, यू प्रोकैरियोट्स में भी थे राइबोसोम, हाँ। तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते चलेंगे ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी हैव रेड, RER एंड SER। ओके, RER रफ क्यों दिखते हैं, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स विच आर राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, और ये है प्रोटीन मैन्युफैक्चर का साइट। तो इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, ओके। ये प्रोटीन बनाते हैं, उसके बाद में सेल के अंदर जिसको जितनी जरूरत है उसको दे देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्योंकि राइबोसोम नहीं है, तो ये क्या बनाते हैं, फैट। स्मूथ कौन है, फैट, फैट या लिपिड्स बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फैट हमेशा ही खराब होते हैं, जो तुम डाइट वाइट देखते रहते हो यूट्यूब पे, फैट हमेशा खराब नहीं होते, गुड फैट और बैड फैट होते हैं। तो ये अच्छे वाले फैट बना रहे हैं जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी क्या था, लिपिड लेयर थी, लिपिड भी फैट का ही टाइप्स है। तो सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ओके ओके। ये प्रोसेस क्या हुआ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी इसको भी ब्रेक करो, बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस जेनेस जेनरेशन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन हेल्पफुल है, SER, ओके।
कुछ और अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शंस जो होते हैं वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। जब हम आगे आगे ह्यूमन बॉडी को पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास हार्मोन्स हैं, हमारे पास एंजाइम्स हैं, पर एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, हार्मोन्स जो होते हैं लिपिड्स फैट के बने हुए होते हैं। तो ये एसईआर, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये सेल में हेल्प करता है। इसके अलावा अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके का दिख रहा है हमें, ये एक आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ होगा, न्यूक्लियस के जस्ट पास में दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप के पास में ही दिखेगा। ये स्मूथ वाला है क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम से लेना देना नहीं है। न्यूक्लियस में राइबोसोम्स थे, राइबोसोम्स जिसके पास होंगे वो वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के पास होगा। तो रफ वाला जो है ये न्यूक्लियस के पास है, स्मूथ वाला जो है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो एक फंक्शन क्या हो गया राइबोसोम का, टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास से राइबोसोम लिया, या फिर जो स्मूथ वाला है वो तो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है ना अंदर। हाँ, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी वेरियस जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये मटेरियल्स का, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी बना दिया, प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स, जैसे कि लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्री, उसमें कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी वो हम चैप्टर 7, इसने बोला ना सी चैप्टर 7, वो हम चैप्टर 7 में ही देखेंगे, डोंट वरी। अब डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल कौन होता है ये याद रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कहाँ है आपका, ये चीज पे हम आएंगे बाद में, जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना ऑर्गेनेल्स उसके बाद हम आएंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पे। राइबोसोम्स मैंने बोला प्रोटीन फैक्ट्री, यूकैरियोट्स में 80s टाइप थे, बड़े थे, उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें 70s टाइप है, छोटे वाले, और प्रोकैरियोट्स में तो अपने सेल्स में ही 70s टाइप थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, सेल न्यूक्लियस के पास में ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे रफ ईआर है, ये इधर जो दूर है सेल न्यूक्लियस से, मतलब उनको राइबोसोम की जरूरत नहीं है, तो वो है स्मूथ, पास में कौन है आरईआर। ऑरिजिन एसईआर कहां से बन गया, आरईआर से बन गया बाय रिमूवल ऑफ राइबोसोम, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है, राइबोसोम्स उसमें अटैच्ड है। ये नियर द सेल मेम्ब्रेन लगभग प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं कहीं पे, ये न्यूक्लियस के पास होंगे क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स हैं। लिपिड बनाते हैं सेल में, एडिपोसाइटोसिस, सेल में फैट सेल्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसाइजेस हैं, ट्यूब्यूल्स सिस्टर ने ये सब के बने हुए होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैट, यही काम आप याद रखना, यहाँ पे प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस याद रखना, ठीक है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम जाते हैं कहाँ पे ये प्लांट सेल इन्होंने दिखाई है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है वैक्यूल, सब कुछ जब हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में एक फिगर बना के हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आ गए हम कहाँ पे, गोल्जी apparatus में। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन याद रखना, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। अब कैमिलियो गोल्जी, पहले इनको देख लो, कैमिलियो गोल्जी मेडिसिन पढ़ा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया पे, ग्रेजुएशन के बाद पाविया पे ही काम किया हॉस्पिटल में। ज्यादातर टाइम पे वो क्या करते थे, उनके इन्वेस्टिगेशन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते थे, फिर वो चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बन गए एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उनके हॉस्पिटल में ही जो भी छोटे किचन्स होते थे वहां पे उन्होंने नर्वस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, और फिर यहाँ पे उन्होंने नए नए सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेन करना सीखा, देखा, और वहां से उन्होंने डिस्कवरी की गोल्जी apparatus। ओके, बाकी का पूरा स्टोरी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, बट आपको अगर हिस्ट्री में या जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो यू कैन रीड इट आउट योरसेल्फ, ओके। गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। ये क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड, सब मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स सब मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स का मतलब छोटा सा एक गोला, कुछ भी ऐसा, पर इसने क्या बोल दिया है, वेसिकल्स फ्लैटन सैक, सैक का मतलब क्या होता है हमारा बोरा, ठीक है। सैक मतलब घर में जो आलू वगैरह भर के आता है ना, बोरे, फार्मर फैमिली से कोई होगा तो उसको समझ में आएगा, जिसमें तुम गेहूं बाजरा भरते हो कट्टा, तो वो सैक को अगर तुमने फ्लैट कर दिया तो उसको इसने बोला है वेसिकल। ये लगभग पैरेलल एक दूसरे के अटैच्ड होते हैं,
पैरेलल ही अरेंज होते हैं इन स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे अगर रख दिए कॉइन्स एक के ऊपर एक तो स्टैक्स। तो इन स्टैक्स ये अटैच्ड है, उसको बोला है सिस्टर्न। ओके, तो these membranes they have often connection with the membranes of endoplasmic reticulum। तो कॉम्प्लेक्स जो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम है उसका एक दूसरा पार्ट, एक में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, उसके बाद वो गोल्जी अपैरेटस से जुड़ गए। उन्होंने फॉर्मेशन किया, गोल्जी अपैरेटस ने ले लिया, फिर उसका काम क्या हुआ गोल्जी अपैरेटस का, material synthesized near the endoplasmic reticulum, it is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus। मतलब गोल्जी अपैरेटस खुद नहीं भेजेगा, वो सिर्फ मटेरियल को लेगा, उसको पैकेजिंग करेगा और फिर उसको डिस्पैच कर देगा। ठीक है, किचन में मम्मी ने कुछ बनाया, आपकी दीदी ने कटोरी या थाली उठाई, रोटी अलग लगाई, सब्जी अलग लगाई, लिया सामान और फिर उसको डिस्पैच कर दिया। आपके छोटे भाई को भूख लगी थी तो उसको दे दिया। इन्होंने सिर्फ पैकेजिंग किया और डिस्पैच किया टू वेरियस टारगेट। टारगेट कैन बी इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, लेकिन मटेरियल का पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग किसके थ्रू होगा, थ्रू द गोल्जी अपैरेटस होगा। ओके, तो फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, क्योंकि सैक है, बोरे हैं, रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको और अच्छा सजा सवरा के भी आप सर्व कर सकते हो, और पैकेजिंग करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी ये बना देते हैं। ठीक है, मम्मी ने सिर्फ दूध दिया और चीनी दिया, इन्होंने मिल्क, कस्टर्ड मिल्क बना दिया, कस्टर्ड पाउडर और वो सब मिला मुलू के, है ना। तो कॉम्प्लेक्स शुगर कैन बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्जी अपैरेटस, और ये ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। ओके, ये चीज याद रखनी है। अभी क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसो मतलब लाइसिस करने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो और ये एंजाइम्स किसने बनाए, किसने बनाए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स कौन बना रहा था, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंजाइम्स, RER। लाइसोसोम्स काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। आपके घर का कचरा वचरा कौन फेंकने आता है, उसके लिए जो भी मशीनरी है, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज सेल के खुद के ऑर्गेनेल्स भी जो पुराने हो गए, फटे पुराने कपड़े हो गए, मतलब वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स भी हो गए, तो उनको भी ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे। बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ गया उसको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes which break complex substances into simple। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना आगे के चैप्टर्स में या फिर तुम्हारे हायर क्लासेस में, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही याद रखो, जितना लिखा है इसमें लाइन बाय लाइन याद रखने का। फॉरेन मटेरियल्स, अपने खुद के बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब complex substances, simple substance में, and they are able to do this because they contain powerful digestive enzymes which is capable of breaking down all the organic material। उनमें इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को वो ब्रेक कर देते हैं। कभी कभार क्या जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोम्स, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज या फिर कोई रेडियोथेरेपी लिया या फिर कोई भी चेंजेस आ गए, जो क्रोमोसोम थे ना, जो हमारे जीन्स थे, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी इनहेरिटेंस की, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन के बजाय कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, कोई म्यूटेशन हो गया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई, तो डैमेज हो गया वो प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन वाला अच्छा खासा प्रोसेस चल रहा था, मतलब इनहेरिटेंस के लिए जो अच्छे फीचर्स आने वाले थे अगले सेल में, अब कुछ उल्टे फीचर्स चले जाएंगे। अगर इस तरह का कोई भी डैमेज हो जाता है सेल में, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और अपनी खुद की ही सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेल अगर डैमेज होगी, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड देयर एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, ठीक है, अब इनका देख लेते हैं, फोटो वोटो देख लेते हैं। कुंडली निकालने बैठे तो सभी देखेंगे ना। गोल्जी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग के लिए जरूरी है। ये 2D व्यू है, ये 3D व्यू है। पिचके हुए सैक्स है, ये सिस्टर्ने हैं जो भी स्टैक्स में अटैच्ड है। ओके, सिस फेस जो RER के पास में ऐसा कॉन्केव वाला है, और ट्रांसफेस जो दूसरे तरफ में है। लाइसोसोम्स है, सुसाइड बैग, ये एक थैली जैसा है, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन्हीं को बोला है प्रोटीन्स। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल।
मतलब घर के चीफ तो चीफ हैं, पर उनके बड़े बेटे हैं जो अच्छा खासा कमाते हैं, खुद पैसा बनाते हैं। तो वो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यही है तुम्हारे पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इस पे आते हैं। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सबके घर वाले नाम याद रख लेना, सिनोनिम्स। ठीक है, हाँ, इसमें दो मेम्ब्रेन या कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस एक था डबल मेम्ब्रेन बाउंड, अब माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, ये तीनों को याद रखना, मुखिया और उनके दो बड़े बेटे अच्छे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग। आउटर मेम्ब्रेन है पोरस, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फोल्ड्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। क्यों फोल्डेड होती है इनर लेयर, अगर कोई पूछेगा तो, बिकॉज दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो जितने ज्यादा फोल्ड्स उतना ज्यादा एटीपी जनरेशन। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ, इट इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सेल का जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो बॉडी जो होती है वो एटीपी ही यूज करती है। ओके, बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग नए केमिकल कंपाउंड्स या कोई भी मैकेनिकल वर्क है, मतलब जहां भी उसको एनर्जी की जरूरत है एटीपी फॉर्म में यूज कर लेती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। उनका अपना डीएनए होता है, उनका अपना राइबोसोम होता है। तो दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो कुछ कुछ जो फीचर्स होते हैं ना मदर से, थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया, मदर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया से ही बच्चों में भी आ जाते हैं, जिसमें फादर का कुछ लेना देना नहीं होता है, मतलब जेंडर बेसिस नहीं, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी के लिए जो भी हाईलाइटेड है सब, ये सब याद रखना है, और ये सब पैसेज में नहीं लिखना है, इन द पॉइंट्स। दे आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, दे हैव double membrane covering, outer membrane porous, inner is deeply folded, folds to increase surface area, 2 for ATP generating chemical reactions, various chemical reactions के लिए in form of ATP ही cells use करती हैं एनर्जी। तो ये सब पॉइंट्स बनाओगे तो कितने सारे पॉइंट्स बनेंगे, 10-12 पॉइंट्स बन जाएंगे। ये इतना छोटा सा पैसेज लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें, सब कुछ आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद आ गया प्लास्टिड। अब एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाक से। ये देखो, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो इनर मेम्ब्रेन थी ये चेंज हो गई है। ओके, ऐसे फोल्ड्स में। ठीक है, इसके अंदर इसके अपना डीएनए है, इसके अपना राइबोसोम है, अंदर जो भी हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे थे, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फ्लूइड पड़ा हुआ है वो इसका मैट्रिक्स है, और ये क्रिस्टे बने हुए हैं। दो मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी इसको बोला है। ओके, अब है प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इन्होंने जो बोला है वही हम पढ़ लेंगे। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये याद रखने का। और क्या चीज थी जो सिर्फ प्लांट सेल में थी, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। दो टाइप ऑफ प्लास्टिड, मतलब प्लांट सेल के अलावा और कहीं पे भी होंगे सेल वॉल, प्लास्टिड नहीं होगा। ओके, बट एनिमल सेल में तो ना प्लास्टिड होगा ना सेल वॉल होगा। दो तरह के प्लास्टिड हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि कलर होगा, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट जिसके पास कलर नहीं होगा, व्हाइट और कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि ग्रीन कलर का पिगमेंट हो, क्लोरोफिल, उनको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। उसमें अब क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो प्राइमरीली क्या स्टोरेज करते हैं, उनके पास कोई कलर नहीं होता है, स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स ये सब ये स्टोर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड प्लांट्स में ही क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी तो प्लांट्स में ही होता है भाई। हमारा खाना कौन बनाता है, प्लांट्स ही बनाते हैं ना। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है हमें। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें क्या है, बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं इन एम्बेडेड इन अ मटेरियल विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी और प्लास्टिड के पास भी। तो दो जो बड़े भाई मैं बोल रही थी, प्लांट्स के पास दो है, वो एनिमल के पास एक ही है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है, मुखिया के पास एक ही बेटा है, यहाँ पे दो बेटे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्लांट सेल के पास में। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है
ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स वगैरह, ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पे देखो कहाँ है ल्यूकोप्लास्ट भाई। जैसे स्टार्च, ये सब ल्यूकोप्लास्ट है, जिसमें कलर नहीं है ना, सब ल्यूकोप्लास्ट है। उसका भी अलग अलग नाम है। अगर स्टार्च स्टोरेज कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट है, अगर मेरिस्टेम है प्रोप्लास्टिड है, और डार्क जो कोटिलिडन्स होते हैं हमारे, जो गेहूं के दाने, चने के दाने, उनके अलग अलग जो पार्ट्स बनते हैं उनको कोटिलिडन बोलते हैं। इटियोप्लास्ट है, इलेयोप्लास्ट है। इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट हो सकता है, इटियोप्लास्ट हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये स्टैक्स के फॉर्म में अटैच्ड है। ये है थाइलाकॉइड्स है, थैले जैसे रखे हुए एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड्स है। और ये कहाँ पे है, ये पूरा जो लिक्विड है ना, लिक्विड, इसको बोला है स्ट्रोमा। ओके। तो फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, पिगमेंट्स वगैरह में, सब में क्रोमोप्लास्ट होता है। अच्छा, हम लोग लगभग लास्ट पे पहुंच गए हैं। प्लास्टिड हो गया है, अब है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज का सैक होता है, थैला। सॉलिड या लिक्विड कंटेंट कोई भी उसमें भर सकते हैं। स्मॉल साइज होते हैं इन एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, क्योंकि एनिमल तो अपने खाने का जुगाड़ कर ही लेता है कहीं ना कहीं से। प्लांट्स को जरूरत रहती है, बहुत सारा स्टोरेज करके रखते हैं वो, उनमें लार्ज वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल कुछ कुछ प्लांट सेल में तो 50 to 90% ऑफ देयर सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, ठीक है। तो प्लांट सेल में, वैक्यूल्स में क्या होता है? सेल सैप। सैप का मतलब जूस बोल सकते हो। सेल सैप से भरा रहता है और ये प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। अब क्योंकि एक पूरा ये स्ट्रक्चर है, उसमें ये इतना सारा सेल सैप भरा हुआ है, ये अंदर से प्रेशर भी देगा और रिजिड भी बनाएगा, पिचकने भी नहीं देगा। तो सेल सैप है प्लांट सेल के वैक्यूल्स में, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ के सब्सटेंसेस जो है वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं, उसमें से कुछ एक के नाम याद रखो, एमिनो एसिड, शुगर्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उसमें फूड वैक्यूल है, फूड आइटम स्टोर करता है। कुछ में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि एक्सेस वाटर या फिर वेस्ट वगैरह को भी बाहर भेजते हैं। ओके, अब कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स दे व्हिच दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? बोल सकते हो ना, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी वजह से तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होगा तो सेल अपना बेसिक फंक्शंस ही नहीं कर पाएगी, तो फेल हो जाएगी वो सब काम में। लाइसोसोम्स को सुसाइड बाइट क्यों बोला? वो तो पूरा बोला। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स में और आरईआर में, क्योंकि राइबोसोम्स है वहां पे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि हर एक सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, एबिलिटी टू फंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे। तो वो अपना एक काम नहीं कर पाएंगे अगर इस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो इसी वजह से इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काम कर पा रही है, इसलिए इनको बोला है बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास, तो उससे सेल परफॉर्म कर पाती है। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, नए प्रोटीन बनाना। तो उस तरह से अब एक एक सेल जुड़ के टिश्यू बना रही है, ऑर्गन्स बना रही है, ऑर्गन सिस्टम बना रही है, तो इट इज फॉर्मिंग अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है। अब है सेल डिवीजन। डिवीजन कैसे होता है? उसमें डिवीजन में माइटोसिस है एंड मियोसिस है। अभी छोटा छोटा मोटे तौर पे आपको बस ये याद रखना है कि नए सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि पुराने सेल्स कभी तो एजिड होंगे ना, तो वो ओल्ड या फिर डेड या फिर कोई भी ये इंजर्ड हो गई सेल्स, तो ऐसे सेल्स को खत्म करना होता है और नई सेल्स बनती है, तो ये बनती है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। गैमेट्स का मतलब वही कि जिसमें क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस वाली इंफॉर्मेशन हो, वो पार्ट बनाने के लिए। गैमेट्स के बारे में हम प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, उसको बोला है सेल डिवीजन। 2 मेन टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ज्यादातर सेल्स जिस सेल डिवीजन से डिवाइड करती है उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? हर एक सेल को बोला है मदर सेल। अब प्लीज ऑफेंड मत हो जाना, फादर सेल इसमें कुछ बोला नहीं है। जब हम डिफाइन करके डिवीजन पढ़ाते हैं तो हर एक सेल को हम मदर सेल ही बोलते हैं, और जो बनने वाला है उनको डॉटर सेल ही बोलते हैं, फादर सेल या सन सेल नहीं बोलते हैं। ओके। तो मदर सेल ने डिवाइड किया और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बना दिए। अब डॉटर सेल्स के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे, तो
पुरानी जो सेल थी अगर वो खत्म हो रही है तो नई जो बन रही है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ बन रही है, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये है माइटोसिस कि डॉटर सेल्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म। तो अब जैसे यहाँ पे दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल जब बने तो यहाँ पे भी रेड डबल है, ब्लू भी डबल है, तो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे भी 2 पेयर्स थे, इन दोनों के पास भी 2 पेयर। अब ये मत बोलना कि ये सिंगल है, ये ऐसे डबल डबल बने हुए हैं, ये सिंगल सिंगल है। ये वाला जो डिवीजन होता है ना, ये खुद से इधर कर लेंगे। ओके, पेयर तो 2 ही गए हैं, एंजाइम जो भी रहेंगे रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 पेयर यहाँ पे भी थे क्रोमोसोम्स के, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स हैं, तो ये माइटोसिस है। ठीक है, मियोसिस किस लिए जरूरी है? एक जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइप का डिवीजन होता है टू फॉर्म गैमेट्स विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे थे, सेल्स का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में मियोसिस हो रहा था, जबकि सेल डिवीजन जैसे हो रहा था ग्रोथ वगैरह के लिए, तो वो माइटोसिस से हो रहा था। तो मियोसिस में क्या होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होते हैं, एक सेल डिवाइड हुई, उसके बाद उसमें एक और डिवीजन हो गया, यहाँ पे तो एक पे ही रुक गया, अब ये वापस से 2 में डिवाइड होंगी, ये वापस से 2 में डिवाइड होंगी। हुआ यहाँ पे भी यही है, पर क्रोमोसोम का पेयर यहाँ पे यहाँ तक तो सेम था, 2 पेयर है 2 पेयर है। अब वापस से एक पूरे साइकिल में ही 2 डिवीजन हुए, इसके एक पूरे साइकिल में एक ही डिवीजन हुआ। बाकी फर्दर डिटेल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा नहीं घुसना है, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि टू फॉर्म गैमेट्स हम एक दूसरा प्रोसेस है जिसको कि बोलते हैं मियोसिस, वो होता है विच इन्वॉल्व्स 2 कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन में क्या होगा कि 2 पेयर से 2 पेयर बने, अब ये 2 से 1 हो जाएंगे फिर। ओके, व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। माइटोसिस में हमने जस्ट 2 पेयर बनाए, 2 पेयर नहीं, जस्ट 2 सेल्स बनाए, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ सेल्स बन रहे हैं, मतलब 1 से 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 1 से 2। The new cells they only have half the number of chromosome। बस अब ये याद रख लेना है कि मियोसिस में जो नई सेल्स बनी है उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ऑफ दैट ऑफ मदर सेल्स। ओके, एंड माइटोसिस में जो सेल्स बनी है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब क्योंकि माइटोसिस की जो सेल्स है वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए जरूरी है, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना जरूरी है। अब मियोसिस की जो सेल्स हैं वो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, तो ये अगर मेल से आएगा, मेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे, मतलब फादर एंड मदर हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आएंगे तो मिलके क्या बनेगा 1, मतलब हाफ पेयर और हाफ पेयर ऐसा आ रहा है तो एक क्रोमोसोम बन जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे भी एक एक पेयर, मतलब अगर हाफ नंबर नहीं होता क्रोमोसोम्स का, उतना ही सेम रहता, तो जब रिप्रोडक्शन होता तो डबल हो जाता डॉटर सेल्स में, जो कि एबनॉर्मल होता। इसलिए बस इतना समझो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस में 2 कॉन्सिक्यूटिव डिविजन्स हैं एंड इट विल प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 एंड न्यू सेल्स विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे ये कब हो रहा है, इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। माइटोसिस कब हो रहा है, व्हेन वी नीड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं आइडेंटिकल, एंड डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर सेम मदर सेल्स के जैसा ही है। 3 पॉइंट्स हो गए डिफरेंशिएशन के, बस इससे ज्यादा तुमसे अभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तुमने इतना लंबा चैप्टर पढ़ा है, खत्म किया है, बहुत भूख प्यास लग गई होगी, तो फटाफट अपना नोट्स वगैरह का काम रैप अप करो और अगले चैप्टर्स के लिए कमर कसो, अच्छे से पढ़ाई करो। Stay happy and stay healthy. Thank you for watching this video. Please share and subscribe for future videos.